नमस्कार डॉक्टर साहब, कितना समय? 1 घंटे? जी, 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 जी। अच्छा, ठीक, ठीक, क्योंकि विद्यार्थियों की सुविधा के हाँ, पूरा अनुसार, हाँ, पूरा है 1 ना? घंटा है सर। जी। जी, 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 जी। नमस्कार। इस आभासी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मेरी आवाज़ और चित्र ठीक से आ रहा है? बहुत सुंदर और बहुत साफ। जी, जी, धन्यवाद। जी। आ रही है सर। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफ़ेसर नवीन चंद लोहानी जी को, जिन्होंने मुझे आप सारे प्रिय विद्यार्थियों से बातचीत करने का ये मौका मिला। विद्यार्थियों, देखिए, अध्यापक जो होता है वो कभी भी जैसे चोर चोरी से चला जाता है, हेरा-फेरी से नहीं जाता, तो अध्यापक कहीं भी रहे, जब उसे पढ़ाने का मौका मिलता है तो वो अपना पूरा समय लेता है। तो आज मैं आपसे बातचीत करूँगा, जो मुझे विषय दिया गया है वो नई कविता है। नई कविता के बारे में आपसे कुछ बातचीत करूँगा, जो कुछ मैंने नई कविता को समझा है। मैं समझता हूँ कि आप सबने अपने स्नातकोत्तर अध्ययन के दौरान इस बात को ज़रूर पढ़ा होगा, जो हिंदी काव्य आंदोलन है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, खासकर हिंदी कविता का जो इतिहास है, जिसका एक बड़ा हिस्सा साहित्य में है। हम सब जानते हैं कि नई कविता आंदोलन वास्तव में प्रयोगवाद के बाद आया। यदि अगर हम हिंदी कविता के इतिहास पर नज़र डालते हैं तो और आधुनिक काल में आते हैं, तो ये पता चलता है कि सबसे पहले आधुनिक काल में भारतेंदु युग है, उसके बाद फिर द्विवेदी युग है, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और फिर नई कविता का समय आता है। ये एक क्रम है। हालाँकि नई कविता मित्रों एक ऐसा पारिभाषिक शब्द है जो लगभग हर काल की कविता पर लागू होता है। लेकिन आंदोलन के रूप में नई कविता का एक निश्चित समय, एक कालखंड सुनिश्चित हुआ। तो यदि हम छायावाद पर नज़र डालें, तो हम ये पाते हैं कि वह कविता द्विवेदी युग की तुलना में निश्चित रूप से अधिक नई थी और इसका उद्घोष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उस समय किया था, छायावाद में अपने आरंभिक दौर में उन्होंने किया था। और बहुत प्रसिद्ध उनका गीत है, जिसमें उन्होंने लिखा, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंत्र नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव सर। अब आप देखिए कि ये जो जलद मंद्र रव की जो बात, तो ये नव जलद जो है, ऐसा बादल जो नए पानी लेकर के आया है, उसकी मंद्र ध्वनि थी और रव था। बहुत गंभीर कोलाहल उस समय नहीं था, लेकिन आवाज आनी शुरू हो गई थी। दरअसल ये नवीनता का आरंभिक मंत्र था। हम ये भी जानते हैं कि संगीत की परंपरा में मंद्र, मध्य और तार 3 तरह के सप्तक होते हैं। अब आप देखिए, इसको आगे जोड़ते हुए, जिस तरह तार सप्तक का संपादन अज्ञे ने किया, उसकी प्रेरणा भी उन्हें संगीत से ही मिली। मित्रों, आप सभी लोग अपने माइक अभी स्विच ऑफ कर दें, म्यूट कर दें, तो मेरी आवाज सुनने में आपको परेशानी नहीं हो। तो तार सप्तक का संपादन अज्ञे ने किया था और उसकी प्रेरणा भी उन्हें संगीत से मिली। आप देखिए, उन्होंने नाम रखा तार सप्तक। तो अगर गंभीरता से हम सूक्ष्मता से दृष्टि डालें, तो हर कालक्रम की कविता में एक आंतरिक जुड़ाव होता है और उस जुड़ाव की प्रतीति हम करते हैं। तार सप्तक की भूमिका में जो सन 1943 में छपा और जिसमें 7 कवि संग्रहित थे, तो उसकी भूमिका में अज्ञे ने लिखा था कि जो कवि इस संग्रह में संकलित किए जा रहे हैं, वो किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी एक मंजिल पर पहुंचे नहीं हैं, वे अभी राही हैं। राही नहीं है बल्कि राहों के अन्वेषी हैं और सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग-अलग है। इस तरह केवल काव्य के प्रत्येक अ, अन्वेष जो कि काव्य के प्रति उनकी जो अन्वेषिका दृष्टिकोण है, वही उन्हें समानता के एक सूत्र में बाँधता है। इसके अलावा उनमें और कोई समानता नहीं। वहीं फिर वो लिखते हैं कि संग्रहित सभी कवि ऐसे होंगे जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो ये दावा नहीं करते कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया। वे केवल अपने को अन्वेषी मानते हैं। लेकिन यहाँ जो उन्होंने लिखा कि कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, तो इसी प्रयोग शब्द के आधार पर इस कालखंड की रचना को प्रयोगवाद की खांची में डाल अ, इसके बाद सन 1951 में दूसरा सप्तक आता है और उसकी 1949 में संपादित कर दिया था उन्होंने, लेकिन भारतीय ज्ञानपीठ से बाद में दूसरा सप्तक आया। तो उसकी भूमिका में भी अज्ञे ने स्पष्टता लिखा कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं। इन कवियों को प्रयोगवादी कहना इतना ही सार्थक या निरर्थक है, जितना इन्हें कवितावादी कहना। फिर उन्होंने लिखा
कि प्रयोग के लिए इनमें से किसी ने प्रयोग नहीं किया। लेकिन नई समस्याओं और नए दायित्वों का तकाजा सबने अनुभव किया और उससे प्रेरणा सभी। तो इन सारी भूमिकाओं को पढ़ते हुए हम नजर डालें तो ये स्पष्ट होता है कि वास्तव में नई कविता को प्रयोगवाद का अगला चरण या विस्तार कहना अधिक समीचीन है। हालांकि प्रयोगवाद जैसी बात को उन्होंने नकारा है, लेकिन इसके बावजूद वह शब्द रूढ़ हुआ और बाकायदा जो 43 के बाद की कविता थी उसको प्रयोगवादी खांची में रखा गया। तो नई कविता के कवि जीवन को जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में अभिव्यक्त भी करते हैं और उसी रूप में स्वीकार भी करते हैं। स्वयं अज्ञे ने नया कवि आत्म स्वीकार एक कविता उनकी है, उसमें उन्होंने लिखा, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। किसी का सत्य था, मैंने संदर्भ से जोड़ दिया। कोई मधुकोश काट लाया था, मैंने निचोड़ लिया। किसी की उक्ति में गरिमा थी, मैंने उसे थोड़ा सा संवार दिया। किसी की संवेदना में आग का सा ताप था, मैंने दूर हटते हटते उसे धिक्कार दिया। कोई हुनरमंद था, मैंने देखा और कहा क्यों। थका, भारवाही पाया, घुड़का या कोच दिया, क्यों। किसी की पौध थी, मैंने सींची और बढ़ने पर अपना ली। किसी के लगाई लता थी, मैंने दो बल्ली गाड़ उसी पर छवा ली। किसी की कली थी, मैंने अनदेखे में बीन ली। किसी की बात थी, मुंह से छीन ली। यूं मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहीं नहीं गया हूँ। चाहता हूँ आप मुझे एक एक शब्द सराहते हुए पढ़ें, पर प्रतिमा, अरे वो तो आप जैसी, आपको रुचि आप स्वयं गढ़ें। यानी अब पाठक को तय करना है कि आप कविता को किस रूप में ग्रहण करते हैं। लेखक को अपना काम करना चाहिए और पाठक को अपना काम करना चाहिए। फिर उन्होंने एक और कविता में लिखा, यह नहीं कि मैंने सत्य नहीं पाया, यह नहीं कि मुझको अचानक शब्द कभी कभी मिलता है। दोनों जब तब सम्मुख आते ही रहते हैं। प्रश्न यही रहता है, दोनों जो अपने बीच एक दीवार बनाए रहते हैं, मैं कब, कैसे उनके अनदेखे उनमें सेंध लगा दूं या भरकर विस्फोटक उसे उड़ा दूं। कवि जो होंगे हों, जो कुछ करते हैं करें, प्रयोजन मेरा बस इतना है, ये दोनों जो सदा एक दूसरे से तर्क कर रहते हैं, यानी शब्द और सत्य, कब, कैसे, किस आलोक स्फुरण में इन्हें मिला दूं। दोनों जो है बंधु, सखा, चिर सहचर। अब नई कविता का कवि शब्द से भी परिचित है और आज की सच्चाई से भी, और उन्हें आपस में मिलाना चाहता है। ये इसके संदर्भ में, नई कविता के संदर्भ में ये कविताएं बहुत, उनकी पंक्तियां आगे की बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर देखिए सन 1951 आकाशवाणी पर एक गोष्ठी हुई जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, शिरकत की। शिवमंगल सिंह सुमन, धर्मेंद्र भारती, भगवती शरण वर्मा, पंत जी, अज्ञे, और उस कविता के लिए प्रयोग शब्द को प्रयोग में लाया, जिसे नई प्रवृत्ति वाली कविता माना जाता है। लेकिन अज्ञे ने उसी में एक नया नाम सुझाया और कहा कि ये नई कविता है। इसके बाद सन 1953 ईस्वी में नए पत्ते और 54 में नई कविता नाम से पत्रिकाएं शुरू हुई। नए पत्ते के संपादक थे रामस्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा, और नई कविता का संपादन कर रहे थे जगदीश गुप्त, और यहाँ भी रामस्वरूप चतुर्वेदी थे। तो इन पत्रिकाओं में नए कवियों को भी स्थान मिला। इसके अलावा और भी प्रतीक, परिमल जो थे, उनमें भी नए कवियों को जगह मिली। इससे स्पष्ट होता है कि इस गोष्ठी में जो नई कविता नाम अज्ञे द्वारा दिया गया, और जिसके अंतर्गत उन्होंने उन सभी कवियों को रखा रखा जो तार सप्तक या उसके बाद के सप्तकों के कवि हैं, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के। तो चौथा सप्तक तो खैर बहुत बाद में आया, सन 1976 में आया। तब तक उसकी भूमिका में भी अज्ञे ने लिखा कि अ, पहले मैं सोच रहा था 3 सप्तकों तक वो चीजें स्थापित हो चुकी, नई काव्य प्रवृत्तियां। आज की स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो उन्होंने बड़े तटस्थ भाव से उसे लिखा है। लेकिन तीसरे सप्तक की कवि नए कवियों में आए। अब ऐसा नहीं कि आज जो लिख रहे हैं वो नए कवि नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़े प्रतिमान, उपमान सब बदल गए। तो उस समय भी बहुत सारे आलोचकों ने 60 के 50 के दशक में अपनी-अपने ढंग से नई कविता के बारे में अपनी स्थापनाएँ की, और मैं उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख करना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि ये कार्यक्रम मुख्यतः विद्यार्थियों के लिए है। तो हम सब जानते हैं कि एक
बड़े आलोचक हुए डॉक्टर शिव कुमार मिश्र। उन्होंने कहा कि सन 1955 ईस्वी के बाद लिखी गई कविताओं को ही नई कविता मानना चाहिए। वे नई कविता का प्रगतिवाद या वैसे किसी आंदोलन से कोई आत्यंतिक संबंध भी नहीं। तो जब सन 1954 में नई कविता पत्रिका का संपादन और प्रकाशन शुरू हुआ, उस समय उसके संपादक जगदीश गुप्त थे और 53 में नए पत्रे की शुरुआत हो चुकी थी। इसका संपादन लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया। ये दोनों लोग ये मानते हैं कि उनकी अपनी-अपनी पत्रिकाओं से ही नई कविता की शुरुआत हुई। एक बड़े गीतकार हुए हैं, बनारस में थे शंभुनाथ सिंह। उन्होंने नई कविता के बारे में अपना मत कुछ इस तरह व्यक्त किया कि नई कविता के नाम के पीछे एक इतिहास है। वो जाते हैं सन 1943 ईस्वी में और लिखते हैं कि जब एक नए प्रकार और ढंग की कविताएं अज्ञे के संपादन में निकली, तो उनके शिल्प संबंधी प्रयोगों को देखकर तथा तार सप्तक के संपादन की और उन कवियों के वक्तव्य में प्रयोग शब्द के बार बार जो व्यवहार हुआ उसको देखकर हिंदी आलोचकों ने इसे नई काव्यधारा, इस जो नई काव्यधारा थी उसका नाम ही प्रयोगवाद रख दिया, जिसकी चर्चा पहले मैंने की। इधर कुछ दिनों से इन कवियों ने अपनी कविताओं के साथ प्रयोगवाद विशेषण लगाकर इसे नई कविता कहना प्रारंभ किया है और इस तरह यह कविता नई कविता कही जाने लगी और इस नई कही जाने वाली कविता को हम प्रयोगवाद की ही विरासत मानते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कहना है कि संवेदना और शिल्प दोनों स्तरों पर बच्चन जी नई कविता के प्रारंभ करता है, वो और आगे जाता है। और मुक्तिबोध का कहना है कि नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति आत्म क्षेत्र से व्यक्ति की प्रतिक्रिया है और नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। ये सारी परिभाषा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं से हम ये देखेंगे कि इनमें इन परिभाषाओं में जो बिंदु गिरे गए उनसे नई कविता की प्रवृत्तियों का पता चलता है। अब पंत जी जो मूलतः छायावादी कवि थे, उन्होंने नई कविता के पत्रिका के प्रवेशांक में नई कविता के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि नई कविता ने मानव भावना को छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पड़ले से बलपूर्वक उठाकर उसे समुद्र की उत्ताल लहरों में रंग भरने के लिए छोड़ दिया, जहां वो साहस के साथ सुख, दुख, आशा, निराशा के प्रतिघात में बढ़ते हुए जीवन के आंधी तूफानों का सामना कर सके और अतिवादिता से मुक्त होकर सामाजिक व्यथा के अनुभव में परिपक्व बन सके। नई कविता विश्व से विचार से प्रेरणा ग्रहण कर आज के प्रत्येक बदलते हुए युग को अपने मुक्त छंद के संकेतों की तीव्र, मंद गति, लय में अभिव्यक्त कर मानव जीवन के लिए एक नवीन भावभूमि उपस्थित कर रही है। आधुनिक आलोचकों में एक बहुत बड़ा नाम हम जानते हैं, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का है। उन्होंने लिखा कि नई कविता का नाम कुछ भ्रामक जरूर है, पर प्रयोग के वाद बन जाने पर ये नाम कुछ सुविधाजनक प्रतीत होता है। वैसे इस नई कविता की सार्थकता केवल इतनी ही है कि इस कविता धारा ने काव्यगत प्रतिमान का पुनर्नवीकरण कर दिया। अब देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, काव्यगत प्रतिमान का पुनर्नवीकरण होना। आज की नई कविता की पहली विषय वो खुद गिनाते हैं कि कौन-कौन सी अ, मुख्य विशेषताएं हैं। वो कहते हैं कि नई कविता की पहली विशेषता है जीवन के आस्वादन में विश्वास। दूसरा है पार्थिव जगत की समग्रता का ग्रहण। तीसरी विशेषता है उसकी प्रश्नाकुलता। चौथी विशेषता है भाव संकुलता। तो ये मैंने कुछ मुख्य बिंदु लिए। वास्तव में आप देखें तो नई कविता मुक्त छंद की कविता है। यहाँ नए शब्द हैं, नई भाषा है, ये इन सब का अन्वेषण करती चलती है। अभी उत्तर आधुनिक काल की बात हो रही थी। आज के उत्तर आधुनिक समय में जो उस समय जो आधुनिक समय, आज का उत्तर आधुनिक समय तो बहुत बदल गया है। तो जो कविताएं गीयता लिए हुए थी उन्हें नवगीत कहा गया और जो कविताएं मुक्त छंद में लिखी गई उन्हें नई कविता का नाम दिया। अब इस सारी चर्चा के बाद जो मुख्य रूप से कवि उभर करके आते हैं, जो नई कविता के कवियों में माने गए हैं या ने जैसे कहा तार सप्तक और उसके बाद के कवि, उनमें बहुत बहुत एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ प्रमुख नाम और उनकी कुछ कविताओं की चर्चा मैं यहाँ करूंगा क्योंकि समय की सीमा भी है।
तो उनमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह, बच्चन जी, भवानी प्रसाद मिश्र, अजीत कुमार, बालकृष्ण राव और राजकमल चौधरी तक खींच कर कुछ लोग इस सूची को लेकर के आते हैं। बहुत सारे और दूसरे नाम। लेकिन नई कविता पर एक आरोप ये भी लगा कि वह पश्चिम की नकल है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे जो साहित्य आंदोलन आए, उन सब के ऊपर प्रभाव तो दिखता है कहीं न कहीं, लेकिन पूरी तरह पश्चिम की नकल तो नहीं होती। हम दूसरे भाव-भूमियों को देखते हुए जब पाते हैं कि कहीं कोई समानांतर एक बात हमारे यहाँ भी है, तो हम उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें निश्चित रूप से पश्चिम के से ज़्यादा प्रभावित रहीं। तो यह आरोप कि वो पश्चिम की नकल है और उसमें अनास्था, निराशा, कुंठा, व्यथा और जीवन से मुँह मोड़ने की जो प्रवृत्ति दिखती है, उसे जीवन का अंतिम सत्य मान लिया गया। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। आप देखें भवानी प्रसाद मिश्र को, वहाँ ऐसे भी कवि हैं जो सीधे-सीधे लोक जीवन से रस ग्रहण कर रहे हैं और इसी बारे में महावीर शरण जैन ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएँ इन सारे आरोपों को ध्वस्त कर देती हैं। हम जानते हैं कि मिश्र जी गांधीवादी हैं, गांधी की देशभक्ति उनकी मंजिल तो नहीं है, लेकिन गांधी जी की देशभक्ति, विश्व के जीव मात्र के प्रति प्रेम और उसकी सेवा करने के लिए उसकी पड़ा होती है। उनके विचार में कहीं भी लेशमात्र निराशा तो नहीं है, बल्कि उसमें आशा है, विश्वास है, आस्था की ज्योति आलोकित है और इसी आलोक के कारण गांधी जी एक नई जागृति देते हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में और भारत में जो जन आंदोलन चलाए, उससे संपूर्ण समाज में एक नई जागृति आई, नई चेतना आई, एक नया संकल्प आया और उनके जीवन दर्शन से विषाद, निराशा, मरण धर्मता नहीं, बल्कि इसके सर्वथा विपरीत नई आशा, नई आस्था और नई उमंग पैदा हुई। उससे सत्य, अहिंसा और प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित हुई और भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में इसी वजह से जो समाज में विपन्न लोग हैं, लाचार हैं, थके हैं, धराशायी हैं, वो उन सबको उनकी कविताएँ सहारा देने के लिए प्रेरित करती हैं, उठने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो इन जितने विद्वानों ने अपने विचार अलग-अलग दिए नई कविता के बारे में, उसके आधार पे हम नई कविता की कुछ मुख्य प्रवृत्तियाँ और कुछ विशेषताओं को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे नई कविता में वैयक्तिकता की प्रवृत्ति है। यह प्रयोगवाद में भी थी, निजता की बात बहुत अधिक की गई। फिर वहाँ अकेलापन भी है, लघु मानव की भी चर्चा है, पहले एक विराट मानव की परिकल्पना की गई, बाद में लघु मानव की कल्पना आई नई कविता में जो आज भी हम देखते हैं। यानी जो मनुष्य, मनुष्य के रूप में है, सामान्य व्यक्ति है, आम जन है, वह नई कविता में जगह पा सका। उसमें बौद्धिकता भी है, कथ्य की विविधता भी है और एक अलग किस्म का सौंदर्य बोध है, प्रेम भी है, लेकिन वह प्रेम एक अजीब से द्वंद्व से गुजर रहा है। वह कविता वाद मुक्त है, वहाँ कोई वाद की चर्चा जैसे प्रगतिवादी कविता रूढ़ हो गई, प्रयोगवाद में प्रयोग के नाम से रूढ़ हुई। यहाँ कोई वाद नहीं है, यह वाद मुक्त है और उसकी जो स्वतंत्र भावभूमि है चिंतन की, उस पर वो अवस्थित है। वहाँ केवल आदर्श नहीं है, बल्कि विद्रूपता भी है, समाज की विक्षोभ भी है, व्यथा भी है, एक पीड़ा है, ऊब है, उदासी है, अनास्था है, यथार्थ बोध है, संघर्ष है, मृत्यु बोध है और लेकिन इन सब के साथ एक अंतर्वाही धारा हमको दिखती है और वो है मानवतावादी दृष्टिकोण। इसमें एक नया परिवेश है। आस्था की बात है तो आस्था की भी बात है। विश्वास की ईमानदार अनुभूति है और उसके साथ ही साथ पूरी नई कविता है। एक नया शिल्प जैसे गढ़ती है, नई भाषा गढ़ती है, वहाँ व्यंग्य है, नए शब्दों के प्रयोग हैं, जो लोक में व्याप्त रस हैं, उनकी जो कहावतें हैं, उनकी जो अ, ध्वनियाँ हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति है, वह हमें इस नई कविता में दिखती है। नए प्रतीकों का व्यवहार किया गया है, नए बिंबों का और नए उपमान, यहाँ सब कुछ है। तो
मैं क्रमशः इनमें से कुछ प्रमुख बातों की चर्चा करते हुए और कुछ उदाहरण देते हुए अपनी बात यहाँ रखना चाहूँगा। आपसे बातचीत करूँगा क्योंकि लगभग समय 1 तिहाई समाप्त हो चुका है, 1 तिहाई से अधिक समय समाप्त हो चुका है। तो जो सबसे पहली बात नई कविता में आई कि यह वैयक्तिकता की कविता है और यह इसकी एक मुख्य प्रवृत्ति है। तो इसके केंद्रीय विषयों में निजी विचारधाराओं और अनुभूतियों को कवियों ने चित्रित किया, ये बात सही है। लेकिन कहीं-कहीं यह आरोप इसलिए भी लगा कि यह अत्यधिक आत्म विज्ञापन और प्रचार करती नजर आती है। भरत भूषण अग्रवाल की पंक्तियां हैं, साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, जुट गया गणितों में मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। अब ऐसा लगता है कि ये कोई व्यक्तिगत स्वप्रचार हो रहा है, तो कविता में इतनी अधिक घोर वैयक्तिकता स्वीकार नहीं की जाती। और जब ये वैयक्तिकता का आरोप भी लगा, तो फिर हमें अज्ञेय याद आते हैं, जो व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों की व्याख्या करते हैं। अज्ञेय जी ने बहुत उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, नदी के द्वीप, आप सबको भी आपने पढ़ी होंगी अपने पाठ्यक्रम में, या अगर ना पढ़ी हो तो उसको जरूर पढ़िए। हम नदी के द्वीप, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, हम नहीं कहते कि वह हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उपहार, सैकत फूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। तो व्यक्ति द्वीप की तरह है और समाज एक बहती हुई नदी की तरह है, लेकिन उसका अस्तित्व उसी नदी में है। अगर वह नदी समाप्त हो जाएगी, तो द्वीप का कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर वो लिखते हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी, किंतु हम बहते नहीं हैं, हम स्थिर हैं। हमारे पाँव की जड़ें मजबूत है, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। हमारा अपना अस्तित्व है, हमारे अपनी इयत्ता है। तो यह सच ही है कि नदी से ही द्वीप का अस्तित्व है। फिर वो आगे लिखते हैं, अंत में, नदी, लंबी कविता है, नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, माजती संस्कार चलो। यानी समाज, यह जो भूखंड है, यह जो हमें देता रहा है, उससे जो कुछ हमें मिलता है, हमारे संस्कार उससे मजते हैं। तुम हमें माँजते चलो, तुम हमें संस्कार देते चलो। यह समाज का दायित्व है और हम कवि के रूप में अपने दायित्व को आगे बढ़ाते चले। तो मित्रों, नई कविता के पहले जो कविता लिखी जा रही थी, हम बहुत गहराई से इस बात को महसूस करते हैं और देखते हैं कि वह स्वतंत्रता के पूर्व की कविता। लेकिन नई कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कविता है और इस कविता में वैयक्तिकता तो है ही है, दूसरी ओर समूह से जुड़ाव भी दिखता है और अकेलापन भी है। ये सब बातें इसलिए भी आई कि जो सपने हमने उस समय देखे थे स्वतंत्रता के बाद, कि हमारा देश, राज्य और स्वर्णयुग यहाँ आ जाएगा, कुछ वो सपने टूटे भी। मुक्तिबोध ने तो उसकी बड़ी लंबी चर्चा की है अपनी कविताओं में, अपने रचनाओं के माध्यम से। मैं अभी वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरा जो इसका भावबोध है, वो है अकेलापन, जो मुख्य प्रवृत्ति है। और इसकी चर्चा भी यहाँ बहुत अधिक की गई है। अज्ञेय की ही कविता है यह दीप अकेला। उन्होंने लिखा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। फिर वो कहते हैं, यह अकेला तो है लेकिन पूरी तरह अकेला नहीं, यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग, हठीला बिरला सुलगाएगा। यह मेरा, यह स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। जब पंक्तिबद्ध होंगे तब फिर उसका पूरा अस्तित्व स्पष्ट होगा। इसी तरह एक दूसरी कविता उनकी है, कभी अब। उसमें वो लिखते हैं इस अकेलेपन को लेकर के, कभी ऐसा था कि वे वहां ऊंचे खंभों पर अकेले थे। कभी ऐसा था कि वे वहां ऊंचे खंभों पर अकेले थे, हम यहाँ ठट के ठट बोलते थे जयकारी। अब ऐसा है कि वहां एक बड़े चबूतरे पर भीड़ है और हम यहाँ ठट के ठट अकेले हैं। ये पूर्व की और परवर्ती स्थितियों की चर्चा उन्होंने, ये दरअसल पूरे समाज की
एक बदलती हुई स्थिति है। तो इसी में फिर जो एक दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं नई कविता के, विजय देव नारायण शाही, उनकी एक कविता की पंक्तियां देखिए, अकेले पेड़ों का तूफान, फिर तेजी से तूफान का झोंका आया और सड़क के किनारे खड़े सिर्फ एक पेड़ को दिखा। शेष पेड़ दिखते रहे, शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे, उनमें कोई हरकत नहीं हुई। जब एक पेड़ झूम झूम कर निढाल हो गया, पत्तियां गिर गईं, टहनी टूट गई, तब ऐचा हो गया, तब हवा आगे बढ़ी। उसने सड़क के किनारे दूसरे पेड़ को हिलाया। अब ये जो हवा चल रही है वो सबको एक साथ नहीं हिला रही है, यानी यह अकेलापन बगल के खड़े पेड़ से के दूसरे बगल खड़ा हुआ पेड़ जुड़ा हुआ नहीं है। तो समाज की क्या हालत होगी? शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे, उनमें कोई हरकत नहीं हुई। इस नगर में लोग या तो पागलों की तरह उत्तेजित होते हैं, या दुबक कर गुमसुम हो जाते हैं। जब वे गुमसुम होते हैं तब अकेले होते हैं, लेकिन जब उत्तेजित होते हैं तब और भी अकेले हो जाते हैं। देखिए कैसी अजीब सी विद्रूपता की स्थिति है, और इस विद्रूप स्थिति को नई कविता के कवि अपनी कविताओं के माध्यम से रूपायित कर रहे थे। फिर नई कविता पर अति बौद्धिकता के भी आरोप लगे। लक्ष्मीकांत वर्मा की एक कविता है, न विन्याय का अनुशासन। उसमें उन्होंने लिखा, तुम गुलाब की क्यारियों में आग लगाना चाहते हो, लगा दो, किंतु गुलाब की सुगंध बचा लो। तुम हरी भरी लताओं को लपट में बदलना चाहते हो, बदल दो, किंतु हरियाली मन में बसा लो। तुम प्रतिमाएं तोड़ना चाहते हो, तोड़ दो, किंतु आस्थाएं ढाल लो। तुम ज्ञान को नकारना चाहते हो, नकार दो, किंतु अनुभवों को संजो लो। तुम लक्ष्मण रेखाएं मिटाना चाहते हो, मिटा दो, और मर्यादाएं संभाल लो। दीवारों पर नारे और चौराहों पर क्रांति लाना चाहते हो, ले आओ, और शब्दों को संयम, भाषा का मर्म लो। सुनो, मैं तुम्हारे बदहवास चेहरों को किताब मानता हूं, इसलिए उठो, मेरी जिज्ञासा संभाल लो। तभी वैशंपायन ने कहा, बाणभट्ट समाज की भाषा नहीं, मुझे समाज मुक्त करके देखो, मुझे जीवन दो, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अब बिल्कुल कविता अंत में वैशंपायन और बाणभट्ट पर चली जाती है, तो एक नया संदर्भ मिलता है। एक बौद्धिकता तो है यहाँ, लेकिन पूरी कविता पर ध्यान दें तो स्वयं कवि उसे सरलीकृत करने को कहता है, और वह जो सरलीकरण है वह इस कविता में हमें जगह जगह दिखता है। बौद्धिकता तो है ही है। फिर व्यथाओं की बात हुई, उस समाज की पीड़ा की बात हुई, तो जगदीश गुप्त ने, उनकी एक कविता की पंक्तियां हैं, एक प्रश्न उसका शीर्षक है, यह हंसी, आंसू, उदासी, मुस्कुराहट, क्या सभी अवसान के आते पदों की क्षीणाहट? क्या अवसान होने जा रहा है, सब कुछ समाप्त होने जा रहा है? ऐसी कैसी व्यथा? सामने है मौत की काली। मित्रवर जो भी हैं, आप अपना माइक कृपया म्यूट कर दें। आपकी माइक से यहाँ बहुत खड़खड़ आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है, कृपया माइक म्यूट कर दें। सामने है मौत की काली खड़ी दीवार, क्या इसी भय से उपजता हर हृदय में प्यार? यानी मैंने आपको शुरू में बताया कि प्यार की बात तो है, लेकिन कैसा द्वंद्व है कि इस हंसी, आंसू, उदासी, मुस्कुराहट, ये सब कुछ अवसान के आते पदों की क्षीणाहट है। क्या इसके कारण हृदय में प्यार उपज रहा है? कहीं शायद ये सच भी है। अब आप आज की स्थितियों से इसे जोड़ करके देखिए। आज हम जिस कोविड-19 के समय में पूरी दुनिया एक तरीके से स्थिर हो गई है, लेकिन उस स्थिरता ने एक नई गति दी। आज हम सब आभासी माध्यमों से एक दूसरे से जुड़े हैं, यह उसी गति का परिणाम है। तो अवसान के पदों की क्षीण आहट भी कहीं हर हृदय में प्यार उपजाता है। तो इस तरह की एक व्यथा भी है वहां। पीड़ाओं की बहुत चर्चा की गई कि ये पीड़ा की कविता है, जो नई कविता है। अज्ञे ने लिखा, दुख सबको मांझता है, और चाहे वह स्वयं को मुक्ति देना न जाने, किंतु जिसको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। फिर जगदीश गुप्त की ही एक और कविता है जो ऐसी ही पीड़ा को अभिव्यक्त करती है, जिसका शीर्षक है, एक डाल थी।
एक डाली थी कि जिसमें कोई पात नहीं था, फूल नहीं था, लंबी सी बेडौल टहनियाँ टेढ़ी-मेढ़ी, उनमें भी बेहद रूखापन और हृदय के पार बेधने वाला कोई शूल नहीं था। सूना बनकर मन के प्रतिकूल चुभ गया, तो भी मुझसे डाल न छूटी। कुछ दिन बीते वही डाल थी, निरे फूल थे, निरे शूल थे। एक आशावाद भी है उस पीड़ा के बाद कि तो भी मुझसे डाल न छूटी, कुछ दिन बीते वही डाल थी, निरे फूल थे, निरे शूल थे, हर टहनी में नई चमकती नई-नई कलियाँ, हरियाली बिखराते अनगिनत पात थे, जाने क्यों मुझसे छुप-छुप कर आपस में कर रहे बात थे, मैंने चाहा सब अनचाहे शूल तोड़। पर हाथों में टहनी का हर शूल चुभ गया, तो भी मुझसे डाल न छूटी। कुछ दिन बीते और डाल भी वही बनी थी, लेकिन कोई शूल नहीं था, पात नहीं था, टहनी-टहनी पर अनगिन फूल ही फूल थे, खिले अधखिले कोमल-कोमल, मैंने चाहा सब मनचाहे फूल तोड़ दूं, पर जाने क्यों कांटों से भी तीखा बनकर डाली का हर फूल चुभ गया। पहले शूल चुभा, बाद में फूल चुभा और एक ही क्षण में मुझसे डाल छूट गई। ये एक अजीब सा द्वंद्व है, एक अजीब सी पीड़ा है। ऊब की बहुत बात हुई कि नई कविता में बहुत उबन है, बहुत संतरास है। ऐसी कविताएं हमें ऐसी पंक्तियां मिलती भी हैं। श्रीकांत वर्मा ने इसी शीर्षक से एक कविता लिखी, ऊब शीर्षक है। स्वेद में डूबे हुए सब जन्म पर पछता रहे हैं। सबके अपने अपने दुख है, सबकी अपनी अपनी ऊब है। स्वेद में डूबे हुए सब जन्म पर पछता रहे हैं। पालने में शिशु चौक या खिसिया रहे या पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर रहे हैं। शहर के मैदान शहर के मैदान भी आत्महत्या कर रहे हैं, वे भी समाप्त होते जा रहे हैं। उमस में डूबे हुए हैं घर, सवेरा, घोंसले और घास। आ रहा है या जा रहा है, बक रहा है या झक रहा है, निरर्थक कोई किसी के पास कोई सार्थक बातचीत नहीं रह गई। मृत्यु धर्मी प्रेम अथवा प्रेम धर्मी मृत्यु, देखिए कैसा अजीब सा द्वंद्व है। अकारण चुंबन तड़ातड़, अकारण सहवास, हार कर सब लड़ रहे हैं, हार कर सब पूर्वजों से झगड़ते पत्तों सरीखे जड़ रहे हैं। जब हम अपने पूर्वजों से, अपनी परंपरा से विद्रोह करेंगे, तो कहीं न कहीं ये बात आएगी। घूमकर प्रत्येक छत पर उतर आया शहर का आकाश, हर दिवस मौसम बदलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हर घड़ी दुनिया बदलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भागकर त्योहार में हैं युद्ध की तैयारियों में व्यस्त। एक ओर त्योहार की बात है, दूसरी ओर युद्ध है। कैसी अजीब विडंबना है। एक दुनिया से निकलकर दूसरी में जा रहे हैं। युद्ध, चुंबन, पालने ले, स्वेद में डूबे हुए सब जन्म पर पछता रहे हैं। तो यह उदासी, यह ऊब इस कविता में बार-बार आती है। जो उदासी का भाव है वो बहुत जगह दिखता है। यहाँ तक कि जब प्रेम की चर्चा करते हैं, अभी आपने देखा इस कविता में भी था, तो उस समय भी एक गहन उदासी से कवि पाठक को जैसे उद्वेलित करता है। लगता है कि हो क्या रहा है? शमशेर ने लिखा, तुमने मुझे जिस रंग में लपेटा, मैं लिपटता चला गया और जब लपेट न खुले, तुमने मुझे जला दिया। मुझ जलते को भी तुम देखते रहे और वह मुझे अच्छा लगता रहा। तो एक ओर तो ये प्रेम है और दूसरी ओर यह अग्नि है या जलन है, और उस जलन को भी जब प्रेमी देख रहा है तो दूसरे को अच्छा लग रहा है। और ऐसी ही एक और रणवीर भारती की कविता देखिए जो बड़ी उदासी से भरी हुई है। विदा देती एक दुबली बांह, कविता का शीर्षक है। विदा देती एक दुबली बांह सी यह मेड़, अंधेरे में छूटते चुपचाप बूढ़े पेड़, खत्म होने को न आएगी कभी क्या, एक उजड़ी मांग सी यह धूल धूसर राह, एक दुनिया क्या मुझी को पी जाएगी, यह सफर की प्यास अबुझ अथाह, क्या यही सब मेरे जाएंगे ऊँघते, यही सब साथ मेरे जाएंगे ऊँघते कस्बे पुराने पुल, पाँव में लिपटी हुई यह धनुष सी दूरी नदी, बीन देगी क्या मुझे बिल्कुल। तो ये जो निराशा का भाव है, यह रघुवीर सहाय की कविताओं में भी है। बहुत ज्यादा। तो वे अपनी कविता एक है उनकी बड़ी हो रही लड़की,
उसमें लिखा उन्होंने, कविता न होगी, साहस न होगा, एक और ही युग होगा। कविता न होगी, साहस न होगा, एक और ही युग होगा, जिसमें ताकत ही ताकत होगी। इसी तरह उनकी एक दूसरी कविता है, बड़ा हो रहा है लड़का। इसमें भी एक अजीब किस्म की हताशा और निराशा का भाव अभिव्यक्त किया गया है। पानी जरा दीजिएगा, उसे देखिएगा, बड़ा हो रहा है लड़का, औजारों के बिना, जिनसे वह बना था, और तोड़ता हुआ बड़ा होता है, वह सिर्फ बड़ा हो रहा है। यह सिर्फ बड़ा होना बेहद खतरनाक है, क्योंकि न तो कौशल के स्तर पर कुछ कर पा रहा है, न बौद्धिकता के स्तर पर कुछ कर पा रहा है, न विचार के स्तर पर कुछ कर पा रहा है। वह केवल बड़ा हो रहा है, शरीर से बड़ा, मस्तिष्क से बड़ा नहीं हो रहा है। और यह बड़ी विद्रूप स्थिति है। तो बहुत सारे कवियों ने इन सब पर लिखा। बालकृष्ण राव की एक कविता है, आंधियों ही आंधियों में उड़ गया यह जेठ का दिन, जलता हुआ दिन। मुड़ गया किशोर कब सूरज सुबह का, गदर की दीवार के पीछे न जाने, क्या पता कब दिन ढला, कब शाम हो आई। नहीं है अब नहीं है एक भी पिछड़ा सिपाही, आंधियों की फौज का बाकी हमारे बीच। नहीं है एक भी पिछड़ा सिपाही आंधियों की फौज का बाकी हमारे बीच। अब तो एक भी पत्ता खड़कता है न हिलता है, हवा का नाम भी तो हो। हमें अब आंधियों के शोर के बदले मिली है हब्स की बेचैन खामोशी। न जाने क्या हुआ सहसा, ठिठक कर सांस रोक के रह गई आंखें गड़ाई गर्द, दीवार को ही देखती सी प्रकृति सारी, और क्या देखे देखे। तो यह जो सांस रोके रह गई आंखें गड़ाए गर्द, दीवार को ही देखती प्रकृति सारी, और क्या देखे दिखेगा, यह कविता जो बालकृष्ण राव की है, यह भी उसी विडंबना को अभिव्यक्त करती है। जगदीश गुप्त ने लिखा, बाहर के पर्दे दूर हुए, फिर भी मन के भीतर के पर्दे सब जो के त्यों कायम है। तारों की इतनी घनी रोशनी व्यर्थ बन, ये बढ़ा रहे अपने तम से नभ का तम है। बाहर का चंदा आसमान पर चढ़ाया, लेकिन भीतर की चांदनी अभी तक नहीं खिली। बाहर का चंदा आसमान पर चढ़ाया, लेकिन भीतर की चांदनी अभी तक नहीं खिली। सारे दरवाजे खोल दिए मैंने, फिर भी सच मानो मेरे मन को राहत नहीं मिली। नई कविता में लघु मानव की स्थापना की बात की गई। अब देखिए कि लघु मानव है क्या। यह केवल मनुष्य के में ही नहीं देखा, बल्कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक जंतु में भी कवि देखता है और गढ़ता है। शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता है, बैल। यह बैल उस श्रमशीलता का प्रतीक है, और एक तरीके से प्रतीक है उस श्रमशील मनुष्य जाति। वे लिखते हैं, आंखें बाहर को निकली हुई, त्योरी चढ़ी हुई, कांधे जोर लगाते हुए, सीना और छाती आगे को झुककर जोर लगाते हुए, रानें भरी हुई, गर्म पसीने से तर, मगर जोर लगाते हुए नथुने, खुले हुए सांस और दम अपनी जोर आजमाइश में लगे। ये चित्रण एक उस श्रमिक का चित्रण है जो बोझ के तले दबा है। अब आप सोचें कि उस बैल के जीवन की कुल आवश्यकता कितनी है, 2 वक्त का चारा, लेकिन एक छोटी सी जरूरत के लिए भी उसे बहुत बड़ा श्रम करना पड़ता है। शिल्प की दृष्टि से भी देखें तो इस रचना का पूरा परिवेश ग्रामीण है, और उस ग्राम संवेदना में बैल के माध्यम से ही शमशेर ने अभिव्यक्त भी किया है। अब एक बड़ी मजेदार बात देखिए और इसी कविता में मिलती है, और वो है बैल और उसके मालिक का संवाद। मौन संवाद है, और कवि कैसे लिख रहा है अपनी उस बैल की इस पीड़ा को। बैल कहता है, मगर मुश्किल है कि मालिक मेरी नस नस को जानता है और समझता है। वह मुझसे मेरी मुख भाषा में अच्छी तरह बात करता है। मुझे वह इस तरह निचोड़ता है जैसे घानी में एक बीज कसकर दबाकर पेरा जाता है। अब शमशेर की इस उपमान में नवीनता भी है, और यही नई कविता के कवियों की विशेषता है।
उनका बैल अंत में फिर कहता है, यह सारी दुनिया मुझे बैल मालूम होती है। और फिर एक ध्वनि है, बा बा बा। ये जो बैल की ध्वनि है, वो जो बा बा करके आवाज देता है, तो ध्वनियों की यह जो आवृत्ति है, इसके माध्यम से शमशेर जी ने नई कविता के कवियों की उस प्रवृत्ति को प्रकट किया, जिसमें हम पाते हैं कि वे शब्दों का व्यवहार बिल्कुल नए ढंग से कर रहे हैं। फिर यथार्थबोध भी हमें दिखता है, शमशेर का ही उदाहरण ले हैं, और उनका एक जो दृष्टिकोण है, उसको इस कविता में आप देखिए। उसका नगमा जरूरत से ज्यादा मीठा भी ना हो, उन्होंने सुर भी लिखा है, उनका सुर नगमा ब्रैकेट में, जरूरत से ज्यादा मीठा भी ना हो, घोड़े की टाप जैसे सड़क पर जरूरत से ज्यादा बचे तो अच्छी नहीं लगती। यानी नगमा भी हो, सुर भी हो, लेकिन उसमें भी एक मर्यादा हो, उसमें भी एक बंधन हो, वह इतना ज्यादा ना बजे कि अच्छे न लगे। तो एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जो जैसा हमें रुचा, हमने ठीक उसे वैसा ही लिख दिया। फिर ऐसा ही एक परिवेश का यथार्थ रूपायित करते हैं अज्ञे। उनकी एक कविता है महानगर, उसमें उन्होंने लिखा, धीरे 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 चली जाएंगी सभी मोटरें, बुझ जाएंगी सभी बत्तियां, छा जाएगा एक तनाव भरा सन्नाटा। जो उसको अपने भारी बूटों से रौंद रौंद चलने वाले हैं, वर्दीधारी का प्यार नहीं किंतु वांछित है। तब जो पत्थर पिटी पटरियों पर इन अपने पैर पटकता घिसटता, टप टप नामहीन आएगा। तब जो ओट खड़ी खंबे खंबे के अंधियारे में चेहरे की मुर्दनी छिपाए, थकी उंगलियों से सूजी आंखों से रूखे बाल हटाती, लट की मैली झालर के पीछे से बोलेगी, दया कीजिए जेंटलमैन, और लगेगा झूठा जिसके स्वर का दर्द, क्योंकि अभ्यास नहीं है अभी उसे सच के अभिनय का। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अभ्यास नहीं है अभी उसे सच के अभिनय का, तब जो ओठों पर निर्बुद्धि हंसी चिपकाए, न सीलन से विवर्ण दीवार पर लगा किसी पुराने कौतुक नाटक का पठियल सा इश्तहार हो, कुत्तों के कौतूहल के प्रति उदासीन उसके प्रति भी जिसको तुमने सन्नाटे की रक्षा पर तैनात किया है। धुआं भरी अपनी आंखों से परछाई तक बिन पहचाने, धुआं भरी अपनी आंखों से परछाई तक बिन पहचाने, तन्मय, हाँ सस्ती शराब में तन्मय चला जा रहा होगा। धीरे धीरे बोलो, उसको देने को है कोई उत्तर, होगा होगा। क्या खेल तमाशे, सिनेमा घर, रंग बिरंगी बिजली द्वारा किए प्रचारित द्रव्य जिन्हें वह कभी नहीं जानेगा, या गलियों के नुक्कड़ पर पक्के पेशाब घरों की सुविधा, ये कचरा पेटियां, असंदिग्ध ये सभी सभ्यता के लक्षण हैं। और सभ्यता बहुत बड़ी है, सुविधा है, शब्द तुम्हारे लिए। अचानक पूछे धीरे धीरे, हाँ हाँ, पर मानो तुम हो किसके लिए। तो ये जो यथार्थ बोध है, महानगर का जो यथार्थ है, ये जो विद्रूपताएं हैं, ये इन सारी कविताओं में आई है। फिर यथार्थ बोध का एक दूसरा रूप देखिए, जिसकी बात की जाती है कि नई कविता के कवियों ने बहुत अलग अलग पृष्ठभूमियों को उठाया। हर बिंदु को देखिए तो एक नई बात आपको दिखती है। अजित कुमार की एक कविता है, जब उन्होंने पहली नौकरी पाई, तुम्हारा फैसला है इसका शीर्षक है। जब उन्होंने पहली नौकरी पाई, हर दिन का सफर इतना लंबा था, साइकिल जरूरी हुई तय करनी, पर उसे खरीदने के वास्ते पैसे नहीं थे। एक मित्र से उधार मिला, साल भर तक हर महीने 100 रुपया चुकाया, भरपाई हुई जिस दिन, उसी रोज साइकिल चोरी चली गई। अधरऊं बटत जाए, पढ़ऊं चबात जाए। अब ये इन्होंने कहावत का इस्तेमाल किया। तो भाषा में नयापन कैसे कवि लाते हैं, ये देखिए। अधरऊं बटत जाए, पढ़ऊं चबात जाए, कहावत को सिद्ध करती उनकी दास्तान। इस तरह की यथार्थवादी कविताएं, यथार्थवादी दृष्टिकोण लिए कविताएं आई। स्वतंत्रता के बाद जो सपने बिखरे और शासक वर्ग ने जिस तरह से आम जन के साथ व्यवहार किया, उससे भी अनास्था और विद्रूपता ने जन्म लिया। समाज उसके फूहड़पन और निर्ममता को तो झेल ही रहा था, बाध्य था, लेकिन कवियों ने उसका विरोध किया, पुरजोर विरोध। और
अपनी कविता में उकेरा भी और एक तरह से चेतावनी भी। रघुवीर सहाय ने इस बात को बड़ी तलखी से लिखा है। उनकी बड़ी एक प्रसिद्ध कविता है, निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हंसे। लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, कहकर आप हंसे। चारों ओर बड़ी लाचार, कहकर आप हंसे। कितने आप सुरक्षित होंगे, मैं सोचने लगा। सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। अब आम आदमी का ये सोचना कि हंसने वाला व्यक्ति स्वयं भी कितना अकेला है, कितना सुरक्षित है, एक व्यंग्य है। लेकिन उसके बाद की स्थिति तो और भी भयावह है। उस आम आदमी को वो हंसने वाला व्यक्ति बिल्कुल अकेला नजर आता है और उसके अकेलेपन को देखकर वह भी हंसता है। ये हंसना कोई सामान्य हंसी नहीं है मित्रों। ये हंसी उस हत्यारे की हंसी है जो पूरी भीड़ में से निकल करके निश्चिंत भाव से आता है और उन्हीं की कविता में रामदास की हत्या करके फिर से भीड़ को वापस चला जाता है और भीड़ चुपचाप खड़ी रहती है। तो एक जो ये असुरक्षा का भाव है, यह रघुवीर जी की कविताओं में बार बार आया है। चाहे वो रामदास की हत्या की खबर हो या आदमियों के पाले और लू से मरने की खबर हो, तो वहां जो मृत्यु का भाव है वो एक अ, अजीब सी असुरक्षा की ओर संकेत करता है। उनकी कविता की पंक्तियां हैं, फिर जाड़ा आया, फिर गर्मी आई, फिर आदमियों के पाले से लू के मरने की खबर आई। न झाड़ा ज्यादा था, न लू ज्यादा, तब कैसे मरे आदमी। अब ये असुरक्षा और ये एक व्यथा एक प्रश्न की तरह है जिसको वो अभिव्यक्त करते हैं। और ऐसी ही एक व्यथा की दूसरी अ, कविता देखिए, दूसरी पृष्ठभूमि पर लिखी हुई सर्वेश्वर की कविता है, कूद पड़ी अंजूरी कुएं में। कैसी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि एक स्त्री जिसके पास कोई काम नहीं है और उसके पास उसके 3-3 बच्चे हैं, वो अकेले है और वह सब कुछ के अभाव में, उन्हें न पाल सकने के दुःख में अपने उन बच्चों को लेकर के कुएं में कूद जाती है। ये घटनाएँ आज भी हमें देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल आज से 60-70 साल पहले की घटनाएँ हैं, बल्कि आज भी ये कहीं न कहीं सत्य रूप में हमें मिल रही हैं। कविता है, काम न मिलने पर अपने 3 भूखे बच्चों को लेकर कूद पड़ी अंजूरी कुएं में। कुएं का पानी ठंडा था। बच्चों की लाश के साथ निकाल ली गई अंजूरी कुएं से। बाहर की हवा ठंडी थी। हत्या और आत्महत्या के अभियोग में खड़ी थी अंजूरी अदालत में। अदालत की दीवारें ठंडी थी। फिर जेल में पड़ी रही अंजूरी पेट पालती। जेल का आकाश ठंडा था। लेकिन आज जब वह जेल के बाहर है तब पता चला है कि सब कुछ ठंडा ही नहीं था, सड़ा हुआ था, सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ रहेगा। अब देखिए कितनी हृदयद्रावक घटना है। एक स्त्री जिसके पास कुछ नहीं है, वह बच्चों का पालन पोषण न करने के कारण उनकी हत्या कर देती है। स्वयं भी मरना चाहती है, मर नहीं पाती और उसके बाद की काल कोठरी से बाहर निकल के आती है तो उसे लगता है कि सब कुछ सड़ गया है। कहीं कुछ एक दुर्गंध सी है। तो इस दुर्गंध समाज की, एक अजीब सी उदासी है। तो जिस तरह वह उदासी मैंने आपसे बताया कि प्रेम की उदासी शमशेर की कविता में देखी, रघुवीर जी की कविता में भी उनका नायक भी प्रेम में तो है, लेकिन एक अजीब सी पीड़ा में है और एक अलग से अकेलेपन में है। उन्होंने लिखा कि रघुवीर जी ने कि जब मैं तुम्हारी दया अंगीकार करता हूँ, किस तरह मन इतना अकेला रह जाता है। तुम उसका क्या करती हो लाडी। मैं यहाँ प्रयोग की दृष्टि से इस कविता की चर्चा कर रहा हूँ। तुम उसका क्या करती हो मेरी लाडली, अपनी व्यथा से सबको मुक्त होकर जब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इस कविता में जो लाडली शब्द आया, उसके बारे में नामवर जी ने कविता के नए प्रतिमान पुस्तक में एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि एक लाडली संबोधन पूरी कविता को एक नया रंग देता है। छायावादी कवि लिखता है सखी, सजनी, प्रिय, प्राण, रानी, लेकिन इन शब्दों के स्थान पर लाडली शब्द रखकर रघुवीर सहाय ने रोमानी भावुकता को ही नहीं तोड़ा,
बल्कि एक मीठी सी अगंभीरता के द्वारा प्यार में निहित अकेलेपन की व्यथा को बिजली की कौंध के समान पूरी तीव्रता के साथ उद्भासित कर दिया, केवल एक शब्द के कारण। तो यह इस कवि की विशेषता भी है। यहाँ क्षणवाद की बात भी की गई। जिस क्षण में हम जी रहे हैं केवल हम उसको ही चित्रित करें। तो लक्ष्मीकांत वर्मा की छोटी कविता है, एक दर्द और कई सीमाएं। सुबह दोपहर हो गई। देखिए, केवल उसी क्षण की बात है जो कवि लिख रहा है। सुबह दोपहर हो गई, कैलेंडर की तारीख बदल गई। मैं पड़ा पड़ा देखता रहा, जल्दी जल्दी उठा, पत्नी पर बिगड़ा, आईने में अपनी शक्ति की हजामत बनाई, बिना नहाए ही कपड़े पहनने लगा, धुला कपड़ा नहीं मिला, गंदा पहन लिया, जूते को उल्टा पहना है। तो ये सारी की सारी जो पूरी घटना है वो वैसे ही लिख रहे हैं। जूते को उल्टा पहना, कुछ तकलीफ हुई, कुछ नहीं समझा, कोट पर ब्रश नहीं किया, पैंट की सरक पताली रहने दी, रात को कोसा, क्यों नींद नहीं आई, आई तो सुबह क्यों चली गई, बस पर बस, आदमी पर आदमी। तो सड़कें विधवा से नजर आई, मुझे अपनी विधवा भाभी की याद आई। उन्होंने कहा उसका लीवर खराब है, रोड नंबर 1। फिर दूसरा दृश्य आ गया वहीं पर, रोड नंबर 1 काशीपुरा, बाबू काशीनाथ मर गए, याद आया इतवार को मरे थे, आज इतवार है। तो ये उस एक क्षण की जो उनकी अनुभूति है, जो प्रतीत है। मित्रवर, अपना मोबाइल ये अपना जरा सा आप म्यूट कर दीजिए, आवाज गड़बड़ आ रही है, जो भी मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपने अपना माइक ऑन रखा है, माइक म्यूट कर दीजिए। तो यह जो क्षणवाद है ये बार बार कवियों में आता है। कुंवर नारायण ने लिखा, पार्क में बैठा रहा कुछ देर तक अच्छा लगा, पेड़ की छाया का सुख अच्छा लगा, डाल से पत्ता गिरा, पत्ते का मन, अब चलूं सोचा तो अच्छा लगा। समय पूरा हो रहा है, 10 मिनट के अंदर मुझे अपनी बातचीत समाप्त करनी है। एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण जो जिस पृष्ठभूमि पर ये कविता जुड़ी हुई है, जिस पृष्ठभूमि, वो है मृत्युबोध। बहुत सारे कवियों ने मृत्युबोध की उपस्थिति उनकी कविताओं में, नई कविता के कवियों में है, बल्कि उसकी श्रद्धा तो कहीं कहीं इतनी अधिक है कि पूरी की पूरी कविता का स्वर ही लगता है जैसे कोई वो मृत्यु बोध की ही कविता है। रघुवीर सहाय ने मृत्यु की चर्चा अपनी अनेक कविताओं में की, और ऐसा लगता है कि इससे मृत्यु जीवन को अर्थवत्ता देती है भी, सही बात भी है ये। भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ शरीर का कोई महत्व नहीं है, वासांश जीर्णने यथा विद्यते, लेकिन फिर भी साहित्य तो जीवन की ओर संकेत करता है, वो केवल मृत्यु की ओर संकेत नहीं करता। उनकी एक कविता है घिसी पेंसिल, रघुवीर सहाय की। उसमें वो लिखते हैं, फिर रात आ रही है, फिर वक्त आ रहा है, जब नींद दुख दिन को संपूर्ण कर चले, एकांत उपस्थित हो सोने चलो कहेगा, क्या चीज दे रही है यह शांति इस घड़ी में, एकांत या कि बिस्तर, या फिर थकान मेरी, या एक मुड़े कागज पर एक घिसी पेंसिल, तकिए गले दबाकर जिसको कि सो गया। मृत्यु में है कवि, मृत्यु की ओर जा रहा है, लेकिन एक घिसी पेंसिल है, लिखते लिखते घिस गई है, जिसको अपने तकिए को, उसने पेंसिल को उसने नहीं छोड़ा, उसको अपने तकिए में दबा करके सो गया है। सर्वेश्वर कहते हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूँ, एक समर्थ सच्ची आवाज यदि कहीं हो, अन्यथा इससे पूर्व कि मेरा हर कथन, हर मंथन, हर अभिव्यक्ति शून्य से टकरा कर फिर वापस लौट आए, उस अनंत में मौन में समा जाना चाहता हूँ जो मृत्यु है। लेकिन वहीं जीवन के प्रति एक राग भी है। मौत ने कहा, कुंवर नारायण की कविता है, फोन की घंटी बजी, मैंने कहा मैं नहीं हूं, और करवट बदलकर सो गया। देखिए कैसी जिजीविषा है। दरवाजे की घंटी बजी, मैंने कहा मैं नहीं हूं, और करवट बदलकर सो गया। अलार्म की घंटी बजी, मैंने कहा मैं नहीं हूं, और करवट बदलकर सो गया। लेकिन एक दिन मौत की घंटी बजी, हड़बड़ा कर उठ बैठा, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मौत ने कहा, करवट बदलकर सो जाओ। मुक्तिबोध की एक टिप्पणी मुझे यहाँ याद आती है कि स्वीकृतियों का यह युग स्वर्णिम हो या अग्निम, कुछ भी हो, मेरे लिए जो भी है, जैसा भी है, मुझे सहर्ष स्वीकार है। तो मुक्तिबोध के साथ यह एक भंगिमा है, और किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, स्वयं मुझे भी नहीं, यदि इसके भीतर कहीं गहराई में संपूर्ण तिरस्कार या निरपेक्ष रूप से नकार अंतर नहीं। फिर वो आगे लिखते हैं कि ठेकेदारों, सूदखोरों, बिचौलियों, काले बाजारियों, इन सब ने
इस देश का रस चूसकर खोखला बनाने की भरपूर कोशिश की। यहाँ तक कि व्यंग्य, आलोचना, विरोध, प्रतिरोध के तमाम हथियार बोतरे हो। इन हथियारों की बची-खुची धार का प्रयोग उन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है जो गरीब हैं, मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, बेसहारा हैं। कुल मिलाकर एक शब्द में जो देश है, सत्ता और पूंजी ने देश में व्याप्त उदासीनता, भागीवाद, हताशा और भुखमरी का फायदा उठाकर विद्रोह को भी मानो अपने पक्ष में कर लिया है। विद्रोह की इतनी करुण नीति के विद्रोह पर से धीरे-धीरे विश्वास उठने लगे, हमें कहाँ लिए जा रही है विचारणी है। और यही विचार करते हुए नई कविता के कवि कविताएं रच रहे हैं। लेकिन अंत में हम यह भी पाते हैं कि वो जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, वह जो आस्था और विश्वास है, वह नई कविता में बहुत मुखर होकर के सामने आया है। ऐसा नहीं केवल अनास्था है, केवल अविश्वास है, केवल पीड़ा है, एक आस्था भी है। और ये नए कवियों की एक प्रमुख विशेषता है। यह मानवतावादी दृष्टिकोण, यह आस्था और विश्वास, एक ओर अकेलापन, संतरास, वेदना और दूसरी ओर इस सब के बावजूद कवि आस्थावान है। तो वह मानवीय मूल्यों के प्रति सजग भी है और कोई समझौता नहीं करता। शमशेर की पंक्तियां देखिए, आज अकेले किसके प्राण, मेरे कवि के, मेरे कवि, जिसके जीवन के सम्मान फूंक दिए आंगन में छवि के। इसी तरह वे एक आम उस लघु मानव की बात करते हुए कहते हैं कि हमारा देश इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गवारू झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमकते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलुप पिशैली वासना का सांप डसता है। इन्हीं में लहराती अल्हड़, इन्हीं में लहराती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का गुलदस्ता है। तो ये जो आम व्यक्ति है जिसकी चर्चा सतपुड़ा के जंगल को आप याद करें, कैसे भवानी भाई ने उस पूरी ये उस सतपुड़ा के जंगल में जो लोग हैं उनकी अपनी एक संस्कृति है। जब तक जंगलों में है उनकी एक बड़ी संस्कृति है और ये देश का एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा भाग है। तो जगदीश गुप्त ने लिखा इसी तरह, आओ हम याद करें, याद पिछली चांदनी रातें करें आओ, अनकहे स्वीकार सौगातें करें आओ। अजीत कुमार ने लिखा, चलो बाबा चलते हैं मेले में। दो व्यक्तियों का संवाद है। चलो बाबा चलते हैं मेले में, सुनकर आहत में बोला, ना बेटे अब मुझे मेले से क्या काम, भजू हरिनाम अकेले किसी कोने में। फसल जो थी कट गई, बच गया है ऊसर, रखा क्या कुछ भी बोने में। लेकिन अंत में वह उद्यमी जो है वो उसको टांग पकड़ करके ले ही जाता है और कहने लगा, ऊसर तुम्हारे पास केवल ऊसर थोड़े है, जो सरोवर है, सर है, सरिता सागर वही है ना ऊसर। चलो बाबा चलते हैं मेले में, लौट कर वहां से तुम्हारे ऊसर में गड्ढा खोद कर जलाशय बनाएंगे, कई फसलें उगाएंगे, मटर, टमाटर, पालक, तुम्हारी मनपसंद सोया मेथी। चलो ना बाबा। आखिर उस अठी ने मुझे नवमी के मेले से खुरपी और हथियार खरीदवा कर ही चैन लिया। यह है तुम्हारा लॉलीपॉप, वो मेरा। सुनकर अगर मैं ना हंस पड़ता, भला और क्या करता। ये एक अद्भुत आशावाद, एक अद्भुत अद्भुत आस्था का संचार हमें यहाँ दिख रहा है। तो नई कविता में जो आरंभ से अंत तक परंपरा के प्रति विद्रोह है, उसमें भी नयापन है। वह कथ्य के स्तर पर भी है और शिल्प के स्तर पे भी। प्रतीक, बिंब, लय, छंद इन सब के स्तरों पर भी है। मैं 3 मिनट और मुझे बचा है बोलने में। मैं जल्दी-जल्दी प्रतीक और बिंबों पर थोड़ी-सी बात करूँगा। तो एक नए प्रतीक, एक नए बिंब की रचना सबने की है। अज्ञे ने अपनी एक कविता में लिखा, अगर मैं कहूँ बिजली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। तो यहाँ बाजरे की छरहरी कलगी का प्रतीक लिया गया और घास जो फिसलती हुई घास है, उसको प्रतीक के रूप में स्वीकार किया। इसी तरह साँप कविता में वो लिखते हैं, साँप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। एक प्रतीक लिया सर्वेश्वर जी ने, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटका, भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। और वहीं प्रकृति को भी नए दृष्टियों से नए कवियों ने रूपायित किया। अजीत कुमार ने चांदनी को लेकर के लिखा, चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखें, मुखियों में कमलों सरीखें क्यों दिखें। हम लिखेंगे, चांदनी उस रुपए सी है जिसमें चमक है पर खनक गायब है। हम कहेंगे जोर से, मुंह पर अजायब है।
भाषा को देखिए, भाषा के स्तर पर हम देखते हैं कि रचनाकारों ने लोक भाषा से न केवल रस ग्रहण किया, बल्कि लोक भाषा के बहुत सारे शब्दों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। भवानी भाई तो उसके उदाहरण ही हैं। वे तो बोलचाल की भाषा को ही कविता की भाषा में लाते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो ले, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तो देख। तो ये बात नई कविता के कवियों में दिखती है। और गीत फरोश उनका याद आता है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, तो उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लंबी बातचीत हो जाएगी। तो नई बिंब योजना करने में भी ये कवि बहुत निष्णात श्रीकांत वर्मा ने भी इस तरह के प्रयोग किए। उन्होंने लिखा, एक अदृश्य टाइपराइटर पर साफ सुथरे कागज से चढ़ता हुआ दिन, तेजी से छपते मकान घर मनुष्य। तो आप देखिए कि ये सारा प्रतीक शहरों के विस्तार की ओर संकेत कर रहा है। तेजी से छपते हुए मकान, घर और मनुष्य, वो इस बात की ओर संकेत है कि मनुष्य और मकान में कोई फर्क नहीं रह गया है। वह संज्ञा शून्य मकान की तरह मनुष्य, और घर भी अब मकान हो गए, इनमें वह घर की संवेदना शेष नहीं। जब बिंबों की बात आती है, तो केदारनाथ सिंह की याद आना बहुत ही स्वाभाविक है। उनको बिंबों का कवि भी कहा गया, केदारनाथ जी को। तो अपनी रचनाओं में वो ऐसे दृश्य बिंब बुनते हैं जो पूरी रचना का परिवेश खड़ा कर देते हैं। लिखते हैं, तुमने जहाँ लिखा है प्यार, वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। मेरी युग का मुहावरा है, फर्क नहीं पड़ता। तो यह जो, और भाषा जो मैं बोलना चाहता हूँ मेरी जिह्वा पर नहीं, बल्कि दांतों के बीच की जगह में छिपी हुई है। तो कविता की भाषा दरअसल जन भाषा है, और इसलिए लोक संस्कृत का जुड़ाव भी यहाँ है। व्यंग के बारे में सर्वेश्वर ने लिखा, व्यंग मत बोलो, काटता है जूता तो क्या हुआ, पैर में न सही सिर पर रख कर डोलो, व्यंग मत बोलो। अंधों का साथ हो जाए तो खुद भी आंखें बंद कर लो, जैसे सब बोलते हैं, राहो राह तुम भी टटोलो, व्यंग मत बोलो। ये और लंबी कविता है। इसी तरह उनकी एक और सर्वेश्वर की कविता है, गोली खाकर एक मुंह से निकला, एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। अब ये एक जो व्यंग्य है, ये बड़ा अलग किस्म का है। लोक से जो रचनाकारों ने रस ग्रहण किया, और जो भाषा उन्होंने ली, आम बोलचाल की सूक्तियों को कवियों ने लिया। उनमें देखिए आगे ने लिखा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब ये हम लोग आम बोलचाल की भाषा में लिखते हैं, लेकिन कविता में आ गया। कुनबे ने भानुमति गढ़ी, रेशम से माड़ी, सोने में मड़ी, कवि ने कथा गढ़ी, लोक में बाँची, कहो भर तो जूठी, जांचो तो साची। या फिर सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल जी ने सक्सेना ने लिखा, धंत मंत दुई कौड़ी पावा, कौड़ी लेके दिल्ली आवा, दिल्ली हमका चानर कीन, दिल दिमाग भूसा भर दीन। दिल और दिमाग में भूसा भर दिया गया, भूसा ले हम शेर बनावा। अब इसमें देखिए भाषा का जो अवधि की भाषा है, वह उन शब्दों का भी उन्होंने व्यवहार किया। भूसा ले हम शेर बनावा, उसे एक दुकान चलावा, देख दुकान सब कीन प्रणाम, नेता बनन कमाए नाम। आगे भी ये कविता है। तो नए कविता के कवियों ने शब्द और अर्थ को जिस नवीन रूप में देखा, उसी में रखा। शब्द प्रयोग के बारे में विजयदेव नारायण शाही ने कहा है कि जब एक बार शब्दों को जकड़े हुए हम अर्थों के पास तक जाते हैं, तब उनकी इस मुक्त की अवस्था में उन्हें नए नए रिश्तों में जोड़ना संभव होता है। ऐसी अवस्था में बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनके साक्षात होने की पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। तो इस टिप्पणी के संदर्भ में शमशेर की कविता को भी देखना और पढ़ना नवीनता उत्पन्न करता है। अन्य कवियों की भी। शमशेर ने कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रयोग किए। मुस्कुराते हुए प्यास के पहाड़, दरवाजे की शर्माती चूल, कीचड़ की तरह सोना, स्वरों का गीला होना, पहाड़ों का गमगीन मुस्कुराना, ये सारे दृश्य क्रियाओं के रूप हैं जो एक नए ढंग से कविताओं में आए। तो एक ओर इन कवियों में चाक्षुष बिंब भी हैं, दूसरी ओर स्पर्श, गंध और आस्वाद की अनुभूति भी है। इसीलिए यदि नई कविता को आम जन की कविता कहा जाए, तो शायद ये अतिशय नहीं होगी। मित्रों, यह कविता परंपरा से विद्रोह की कविता है, नई भावभूमि पर अवस्थित है, लेकिन वास्तव में इसमें आस्था और विश्वास भी है। इसमें मानवता को स्थापित करने की एक दृष्टि है, एक वह भावभूमि है जिस पर यह कविता एक नए रूप में हमारे सामने आती है। आप सब ने मुझे 1 घंटे 5 मिनट लगभग सुना। कोई यदि प्रश्न हो, बातें तो बहुत कुछ कहने को हैं, लेकिन समय की सीमा है। मैंने मोटी-मोटी बातें, मुख्य बातें समेटने की कोशिश की। आशा है
आपकी शंकाओं का कुछ समाधान हुआ होगा, और यदि कोई प्रश्न हो तो उसका स्वागत। हाँ, कोई प्रश्न है किसी के तो आप ले सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, जी सर। आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। हाँ, तो किसी को कोई प्रश्न है तो ठीक है। या तो सारी शंकाओं का समाधान हुआ या कोई समाधान नहीं हुआ, इसका हाँ, नमस्ते सर जी। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते जी सर। जी, नमस्कार सर नमस्कार। ज्यादातर शंकाओं का समाधान हो गया। हाँ, नहीं, जी बहुत जी, महत्वपूर्ण है, चलिए बहुत चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं केवल अंत में अपनी ओर से धर्मवीर भारती की एक छोटी सी रचना है, मैं 2 मिनट समय और लूंगा। सर और उसके सर बाद सर क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा एक प्रश्न। अच्छा, हेलो। बताएं। जी जी, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं संदीप कुंवर सिंह बोल रहा हूँ। जी बोलिए संदीप। सर, अज्ञे जी ने एक तरह से प्रयोगवाद को स्थापित किया, या जो तार सप्तक निकले उनमें उसके प्रवर्तक रहे। फिर जी। अज्ञे जी नई कविता में भी हैं और प्रयोगवाद में भी, दोनों साथ में सर उनकी कविताएं चलती रही। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि अज्ञे ने अपने तार सप्तक की भूमिका में भी लिखा कि ये केवल प्रयोग कर रहे हैं, राहों के अन्वेषी कवि। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, राह अभी खोज रहे हैं और नए प्रयोग करें। तो ये जो प्रयोग शब्द उन्होंने प्रयोग में वो लाए, उसके कारण इसे सबने प्रयोगवाद कह दिया। दूसरे सप्तक की भूमिका में उन्होंने कहा कि ये कवि प्रयोगवादी नहीं है, सब नए कवि हैं। और मैंने, शायद आपने सुना होगा, मैंने अपने व्याख्यान में शुरू में ही इस बात को कहा कि दूसरे सप्तक की भूमिका जो उन्होंने सन 1951 में जब प्रकाशित हुआ, तो उन्होंने इस बात को कहा कि देखो, ये प्रयोगवादी कवि नहीं है। जैसे कवि को कवितावादी कहना ठीक नहीं है, इसीलिए हर समय प्रयोग हुए हैं, हर कालखंड में प्रयोग हुए हैं। नई कविता जो छायावाद है, वह सूक्ष्म के प्रति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था। उसके बाद फिर प्रगतिवाद आया, फिर प्रयोगवाद नाम रूढ़ हो गया। आगे इसके पक्ष में कभी बहुत नहीं रहे, लेकिन चूंकि सबने कहा, इसलिए आगे ने कहा कि ठीक है, ये प्रयोगवादी आप कहते हैं, लेकिन मैं इन्हें प्रयोगवादी नहीं मानता, ये सारे राहों के अन्वेषी, ये नई। और उन्होंने स्वयं तार सप्तक से लेकर तीसरा सप्तक तक के सारे कवियों को ये नई कविता के खांचे में रखा है। और जो 1951 में एक गोष्ठी हुई आकाशवाणी पर, उसमें उन्होंने नई कविता ही शब्द दिया, प्रयोगवाद शब्द का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन क्योंकि प्रयोग इतना, हर कवि ने अपने वक्तव्य में कहीं न कहीं नए प्रयोगों की बात की थी, इसलिए उसे प्रयोगवादी कविता कहा जाने लगा। और जब शब्द रूढ़ हो जाते हैं तो फिर रूढ़ हो जाते हैं, तो वह प्रयोगवाद, इसलिए हम उसे प्रयोगवाद को मानते हैं कि लगभग 8-10 वर्षों तक चला। उसके बाद नई कविता आ गई 51 के बाद, और फिर सन 60 तक, 62 तक। और वो धारा अभी भी कहीं न कहीं, जैसे आज भी लोग छायावादी कविताएं लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि छायावाद से मुक्त होकर सारे लोग लिख रहे हैं, सारे लोग नई कविताएं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। समकालीन कविता में बहुत सारे स्वर हैं जिन्होंने नवगीत भी लिखे हैं, जो छंद में भी लिख रहे हैं, छंद मुक्त होकर भी लिख रहे हैं, एकदम फ्री वर्स में भी लिख रहे हैं, बाहर के दूसरे विदेशी छंदों का भी जिन्होंने व्यवहार जो लोग लाए हैं। और फिर नई कविता के बाद एक लंबा इतिहास है, आप सब जानते होंगे। न जाने कितने आंदोलन, कविता के तो इतने लोगों ने आंदोलन गिना दिए, जो सचमुच जिनको आंदोलन के रूप में मानना बड़ा कठिन है, जो उनको स्वीकार किया। कुछ लोगों ने, एक एक दो दो कवियों ने ही कहा कि नहीं साहब, ये हमारी कविता है, उसी का आंदोलन है, चाहे यथार्थवादी कविता है ना। न जाने कितने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी श्रेणियां, 30-40 श्रेणियां बना दी, बल्कि शायद उससे भी कहीं कहीं अधिक श्रेणियां बना दी। तो ये स्थितियां हैं, इसलिए अज्ञे ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, इस बात को अज्ञे ने नहीं। जी, धन्यवाद सर छात्र जी। का समाधान हुआ। हाँ, धन्यवाद सर जी। जी जी जी, चलिए तो डॉक्टर साहब, मैं 1 मिनट में ये नमस्ते सर। भारती की कविता से अपनी बात समाप्त करूं। सर। जी। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, बताएं। सर समझ आती हूँ मैं बोलने के लिए। सर मेरा एक सवाल था। जी बोले। सर मैं पूछना चाहती थी कि जैसे नई कविता के संदर्भ में यदि हम देखें तो वो नवीन प्रयोग है,
और विद्रोह का स्वर है। तो सर क्या जैसे हम छायावाद में देख रहे हैं कुछ नवीनता आई थी, अगर हम द्वैध युग की अपेक्षा देखें तो कुछ बदलाव आया, क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि वही बदलाव और अधिक विस्तृत होता चला गया प्रयोगवाद में, जिसकी जी नींव छायावाद में रख दी गई थी? जी जी जी, देखिए ऐसा है कि हर रचना, हर कविता जो आज है, यह कल आज नहीं रहेगा, यह अतीत हो जाएगा। जो आने वाला कल है, जो भविष्य है, वह कल भविष्य नहीं रहेगा, वह वर्तमान होगा, और वह परसों अतीत हो जाएगा। लेकिन यह एक क्रमिक विकास है, परिवर्तन तो हमेशा होता रहा है, और हम रस ग्रहण हमेशा करते रहे। जिसकी चर्चा मैंने एकदम शुरू में की, निराला ने जब लिखा नवगति नवलय ताल छंद नव, वहां भी तो नवीन प्रयोग था। उन्होंने कहा यह जलद मंद्र रव है, ये नया प्रयोग लेकर के आ रहा है, नई अवधारा लेकर के आ रहा है, और वह ध्वनि सुनाई पढ़ने लगी कविता। और फिर जब वो चीजें कुछ रूढ़ होने लगी तो फिर उसमें कुछ लोगों ने नयापन खोजा, फिर प्रगतिवाद में रूढ़ियां आई, तो फिर उससे अलग हट करके लोगों ने सोचना और लिखना शुरू किया, और फिर उनको प्रयोग धर्मी कहा जाने लगा। इसके बाद फिर कहा गया कि नहीं, ये प्रयोग के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो अनायास ये चीजें आई, नई कविता आई। फिर नई कविता के बाद स्वयं चौथा सप्तक का अगर आप संदर्भ के रूप में देखें, तो चौथा सप्तक की भूमिका जो स्वयं अज्ञे ने की, वे खुद लिखते हैं कि अब ये जो पुराने हमने तो उन प्रवृत्तियों को लेकर के तीसरे सप्तक के ही लिए सोचा था, अब चीजें बदल। ओ अच्छा अच्छा, आप पढ़े तो स्पष्ट निपटाइए सर, निपटाइए। ओके, और कोई प्रश्न है? चलिए मैं ठीक है, ठीक सर। अंत में केवल जो भारती जी की कविता पर उन्होंने कविता लिखी कि कविता क्या है, तो पहले तो बहुत निराशा की स्थितियां उन्होंने चित्रित की हैं। अंत में फिर वो लिखते हैं कि मगर धनहीन थी, कमजोर थी और बेचारी गरीबन मर गई कविता, जवानी मर गई, मर गया सूरज, सितारे मर गए सौंदर्य, सारे मर गए, प्यार की हर सांस पर पलती हुई आदमियत की कहानी मर गई। झूठ है यार, आदमी इतना कमजोर नहीं है। पलक के जल और माथे के पसीने से सींचता आया सदा जो स्वर्ग की भी नींव, ये परिस्थितियां बना देंगी उसे निर्जीव। झूठ है यह, फिर उठेगा वह और सूरज की मिलेगी रोशनी, सितारों की जगमगाहट मिलेगी, कफन में लिपटे हुए सौंदर्य को फिर किरण की नरम आहट मिलेगी, वह और बिखरे हुए सारे स्वर समेट पहुंच उनसे खून फिर बुनेगा कई नई कविता। इन सबों की शक्ति के ऊपर और कविता की सृजन की आवाज है, फिर उभर कर कहेगी कविता क्या हुआ मरघट, दुनिया अगर मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज बाकी है। लो तुम्हें मैं फिर नया विश्वास देती हूँ, नया इतिहास देती हूँ। कौन कहता है कि कविता मर गई? कविता कभी नहीं मरती, वो हमेशा नित नए रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। आप सबने मुझे सुना, आप सबके प्रति आभार, विशेष रूप से प्रोफेसर लोहनी के प्रति आभार, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया।